ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज लगभग ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद वी आर बैक टू द क्लासेस। नाउ द क्लासेस विल रनिंग ऑन द टाइम एंड what we have seen in the earlier class in the last classes, today we will discuss CPC। और CPC में what we have discussed earlier मैं हल्का सा रिकेप कर देता हूँ। We have discussed set off। लास्ट क्लासेस में हमने सेट ऑफ को डिस्कस कर लिया था और सेट ऑफ में मैंने आपको दो तरह के सेट ऑफ बताए थे। एक बताया था मैंने आपको लीगल सेट ऑफ और एक बताया था मैंने आपको इक्विटेबल सेट ऑफ। हम बात कर रहे थे मुजरे की। एक होता है सर विधिक मुजरा, एक होता है साम्यपूर्ण मुजरा। हम दो तरह के सेट ऑफ की बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में। और इन द अर्लियर क्लासेस आल्सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स इन द डिफरेंट स्पेयर्स। यहां तक हमारा हो चुका था। मुझे इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर कुछ बताना था आपको। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस इलस्ट्रेशंस। हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन, बहुत सारे दृष्टांत हमने देखे थे। देखिए इलस्ट्रेशंस इसके बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला काम नहीं करता इलस्ट्रेशंस पे। जैसे जो सेट ऑफ के प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट भी डिफाई करते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस। जैसे इलस्ट्रेशन की जो हमने बात की थी, एक तो इलस्ट्रेशन बी था, एक इलस्ट्रेशन जी एच। ये इलस्ट्रेशन से इनमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। आरजेएस 2024 का प्री से सवाल आया था सेट ऑफ का इलस्ट्रेशन। ठीक है, आरजेएस 2024 का इलस्ट्रेशन से उठ के सवाल आ चुका है और जो इलस्ट्रेशन आया था वो इलस्ट्रेशन इन्होंने पूछा था इलस्ट्रेशन ए। ये आरजेएस में आया हुआ है, अभी तक पेपर अपलोड नहीं हुए हैं साइट के ऊपर, अदरवाइज आई वुड हैव बीन शोन टू यू, मैं अभी आप सबको दिखा चुका होता। हम बात करते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ की। ठीक है, और थैंक यू सब लोगों ने पेशेंस रखा, इतने दिनों तक क्लास नहीं हुई थी, बट ठीक है थोड़ा सा कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इज नथिंग विदाउट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चलो ठीक है, वो होनी भी चाहिए थी लाइफ में एक बार। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने those who have given me the appropriate time to happen। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं लीगल सेट ऑफ की। हेडिंग डाल लीजिए लीगल सेट ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए इक्विटेबल सेट ऑफ। साम्यपूर्ण मुजरा, साम्यपूर्ण मुजरा, साम्यपूर्ण मुजरा। हेडिंग डाल लीजिए प्लीज इसकी। थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे, थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे सर, थोड़ा सा प्लीज लिखिए इसमें। there can be set off there can be set off there can be set off outside the scope of outside the scope of outside the scope of order 8 rule 6 order 8 rule 6 आदेश 8 नियम 6 के अतिरिक्त भी, आदेश 8 नियम 6 के अतिरिक्त भी, आदेश 8 नियम 6 के अतिरिक्त भी मुजरे के लिए प्रावधान दिए गए हैं, मुजरे के लिए प्रावधान दिए गए हैं, मुजरे के लिए प्रावधान दिए गए हैं। Here we called it equitable set off, here we called it equitable set off। इसे हम साम्यपूर्ण मुजरा कहते हैं, इसे हम साम्यपूर्ण मुजरा कहते हैं। and this set off is based upon equity, and this set off is based upon equity। और यह मुजरा साम्यता पर आधारित है, और यह मुद्रा साम्यता पर आधारित है, और यह मुद्रा साम्यता पर आधारित है, और यह मुद्रा साम्यता पर आधारित है। देयर आर फ्यू केसेस जो हमें इसमें पढ़ने हैं। ये जो साम्यपूर्ण मुद्रा है मैं इसकी बात कर रहा था। दिस इज ऑर्डर 20 रूल 19। ऑर्डर 20 रूल 19 निकालिए एक बार। आदेश 20 नियम 19 निकालिए प्लीज एक बार सबके सब अपने बैरक में। आदेश 20 नियम 19
नियम 19 का सब रूल 3 एक बार निकालिए प्लीज। यहाँ पे इक्विटेबल सेट ऑफ दिया हुआ है, एक बार इसको निकालिए। और ये जजेस की पावर है कि ये चाहे तो जजमेंट डिलीवर करते टाइम सीधा सेट ऑफ दे सकते हैं। एक बार निकालिए प्लीज इसे। ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, एक बार इक्विटेबल सेट ऑफ को देखिए। और इक्विटेबल सेट ऑफ के अंदर क्या चीज होती है आज थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, इसमें एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स शैल अप्लाई whether the set off is admissible under rule 6 of order 8 और अदरवाइज। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो इस नियम के उपबंध लागू होंगे चाहे वह मुजरा आदेश 8 के नियम 6 के अधीन या अन्यथा अनुगय हो। एक लाइन है यहाँ पे अन्यथा, हिंदी में इस लाइन को लिखा गया है अन्यथा और हिंदी इंग्लिश में इसको बोला गया है अदरवाइज। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब जजमेंट दिया जाएगा, देखिए आदेश 20 जो है ऑर्डर 20 डील करता है किससे, जजमेंट डिक्री से। तो ये एक एनेबल प्रोविजन है, ये एक सशक्त प्रावधान है जो न्यायालय को ये बोलता है कि अगर कोर्ट चाहे किसी भी सेट ऑफ के ऊपर जजमेंट या डिक्री देना तो वो दे सकता है, चाहे वो सेट ऑफ आदेश 8 नियम 6 में मांगा हो, यही लिखा हुआ है, या फिर अन्यथा। जो ये अन्यथा है यहां से जन्म होता है किसका, इक्विटेबल सेट ऑफ का। ये जो अन्यथा है यहां से किसका जन्म हुआ, इक्विटेबल सेट ऑफ का। और ये जो अन्यथा है, ये जो अदरवाइज हिंदी में अन्यथा और इंग्लिश में हम इसको अदरवाइज बोल देते हैं, ये शब्द जो है इसी बात से ये चीज आया है। एक केस का नाम लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर। अगर कभी सवाल आता है इसके ऊपर, इस हेडिंग के ऊपर एक सवाल आता है आरजेएस के अंदर, अब तक नहीं आया है लेकिन आने के चांसेस हैं। बाकी जुडिशरी पूछ चुकी है, आरजेएस ने अभी तक इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर सवाल नहीं पूछा है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट आरजेएस। इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर मैं आरजेएस मेंस की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर अगर कल को सवाल आ सकता है तो सवाल कैसे होगा, इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर केस का नाम लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर एंड ब्रदर्स, करमचंद थापर एंड ब्रदर्स, करमचंद थापर एंड ब्रदर्स। करमचंद थापर एंड ब्रदर्स के केस में इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर गाइडलाइंस दी गई। हम उस गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं और गाइडलाइंस को समझते हैं कि क्या गाइडलाइंस दी गई थी इक्विटेबल सेट ऑफ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द प्रोविजंस आर वेरी इजी, हमें सिर्फ उनका जिस्ट समझना होता है। देखिए प्रावधान सारे आसान है, लेकिन अगर आप उसका एक एसेंस समझते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि ये प्रावधान को क्यों बनाया गया था, इसकी क्या औचित्य था इसको बनाने का, तो आपको फिर लो समझ में आने लग स्टार्ट हो जाता है। लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, करमचंद थापड़ में, करमचंद थापर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए पहला पॉइंट, इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, इन फर्स्ट पॉइंट लिखिए करमचंद थापर में इक्विटेबल सेट ऑफ के ऊपर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 के अंतर्गत, आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 के अंतर्गत, इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, द वर्ड अदरवाइज हैज बीन यूज्ड, द वर्ड अदरवाइज हैज बीन यूज्ड, आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 के अंतर्गत शब्द अन्यथा को इस्तेमाल किया गया है। शब्द अन्यथा को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना और अदरवाइज को भी आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। अदरवाइज हैज बीन यूज्ड, अन्यथा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जल्दी 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 सेटल डाउन होइए। इन ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3, द वर्ड अदरवाइज हैज बीन यूज्ड, तो अदरवाइज को इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए, सीपीसी चल रहा है। जस्ट ए सेकंड, जल्दी लिखना स्टार्ट कीजिए।
सेटल डाउन हो जाएगी आराम से, जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। एक केस हम लोग इक्विटेबल सेट ऑफ पढ़ रहे हैं, साम्यपूर्ण मुजरा, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखवा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापड़ के अंदर। पहला पॉइंट एंड ब्रदर्स वाले केस में पहला पॉइंट लिखिए जल्दी से। आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 के अंतर्गत शब्द अन्यथा, आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 के अंतर्गत शब्द अन्यथा का इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड अदरवाइज हैज बीन यूज्ड एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड इज अदरवाइज and the implication of the word otherwise here talks about a set of which is otherwise than order 8 rule 6, which is otherwise than order 8 rule 6। लिखिए इस शब्द का यहाँ महत्व, इस शब्द का पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं इस केस के अंदर। इस शब्द का यहाँ महत्व ये होगा कि आदेश 8 नियम 6 के से अन्य भी न्यायालय मुजरा जारी कर सकता है, जिसे साम्यपूर्ण मुजरा कहा जाएगा। इट इज कॉल्ड इक्विटेबल सेट ऑफ। ये करमचंद थापर के अंदर बोली गई गाइडलाइंस है। सेकंड पॉइंट लिखिए, the concept of equitable set of साम्यपूर्ण मुजरे का सिद्धांत, the concept of equitable set of is based upon principles of equity, साम्यपूर्ण मुजरे का सिद्धांत साम्यता के नियमों पर आधारित है। ठीक है, वैसे मान लीजिए ऐसे इक्विटेबल सेट ऑफ को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा फनी सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, अपना एक स्टूडेंट है, वो फीस नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक दिन भाई अपनी फीस बाकी थी 50,000 रुपए उससे ना, समझना। जैसे अभ्युत्थान लॉ अकेडमी की फीस बाकी है और एक लड़का है, उसका नाम है आर, ठीक है ना, आर से कोई भी लड़का हो सकता है, उसका नाम आर था, उसकी फीस बाकी थी 50,000 रुपए। मैंने उसके खिलाफ सूट कर दिया, ठीक है ना, मैं उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर दिया that he has not given my fees and he has availed the services। भैया सूट फाइल हो गया है। इसे भी एग्जांपल देना, ठीक है ना, एग्जांपल की तरह इसको लीजिएगा। मान लीजिए इसने सूट फाइल कर दिया, लेकिन जब ये कोचिंग में आता था और जब ये फीस नहीं देता था, तो मान लीजिए हमारा मैनेजमेंट इसको टूटी कुर्सी पे बिठाता था। कहाँ बिठाता था? टूटी हुई कुर्सी पे इसको बिठाता था। इसकी वजह से बेचारे को चोट लग गई थी, टूटी हुई कुर्सी पे बैठने की वजह से। अब ये भी चाहे तो सेट ऑफ मांग सकता है कि मेरे को भैया तुम्हारी टूटी हुई कुर्सी पे बैठने से जो मेरे को चोट लगी है, उसका इलाज का खर्चा कौन देगा? इसको बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। तो कोर्ट इसको भी रिकॉग्नाइज करता है। बात समझ में आई? कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज इक्विटेबल सेट ऑफ। न्यायालय इनको भी रिकॉग्नाइज करता है, कोर्ट इनको भी रिकॉग्नाइज करता है कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ ऑल्सो।
यूजुअली क्या होता है इन सारे केसेस के अंदर, आप हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, मुजरा को 8-6 मतलब सेट ऑफ को ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर तो दिया हुआ है, उसके अपार्ट फ्रॉम भी मुजरा होता है। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया कि भैया मेरे को तो इससे फीस मांग रहा हूं, लेकिन मेरे मैनेजमेंट ने अगर इसको टूटी हुई चेयर पे बिठाया, इसकी वजह से इसको चोट लग गई थी, ब्रोकन चेयर पे इसको बिठाया, इसको चोट लगी इसको, तो दे आर ऑल्सो क्लेमिंग इक्विटेबल सेट ऑफ फ्रॉम अस। ठीक है, ये चाहे आर इक्विटेबल सेट ऑफ मुझसे क्लेम कर सकता है, आई कैन नॉट डिनाई इट। इक्विटेबल सेट ऑफ बहुत वाइड प्रिंसिपल है, मतलब आप ही समझ लीजिए जहां पे भी इक्विटी की बात होगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर कोर्ट ये देखेगा कि इक्विटी हुई है या नहीं हुई है। अब इक्विटी से जो लोग इक्विटी को नहीं जानते, जो लोग साम्यता को नहीं जानते, वो बताइए मुझे, क्या आप जानते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है? भी जिन्होंने सारे पढ़ा है मुझसे वो तो इक्विटी को जानते हैं। इक्विटी क्या होता है पहले वो समझिए। एक शब्द है इक्विटी, जहां से ये साम्यता, अब साम्यता जो होता है इसको साम्य भी कहते हैं, बहुत से लोग साम्यता भी कहते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा इक्विटी क्या होती है, जहां से इक्विटेबल सेट ऑफ आया। सर लॉ का जो बेसिक फंडा जो लॉ का आया था, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे लॉ कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, साम्यता के सिद्धांत। अब साम्यता होती क्या चीज है, इक्विटी क्या है, ये समझे। एक सब्जेक्ट चलता है लोग 5 ईयर अपने एलएलबी कोर्सेज में, इक्विटी, ट्रस्ट एंड इक्विटी। अब पढ़ा है आप लोगों ने? तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आप हमेशा पार्टीज को इक्वल लाने की कोशिश कीजिए इन एवरी टर्म, किसी भी पार्टी का अनड्यू एनरिचमेंट ना हो, मतलब किसी भी पार्टी को आप ज्यादा उसको बढ़ोतरी ना दें, किसी भी पार्टी को एनरिच करने से रोकना है। जैसे आपने वो पढ़ा है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 पढ़े अपन ने, तो उसमें भी यही था, वो भी इक्विटी पे आधारित है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं इक्विटी के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक इलस्ट्रेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 19A के अंदर, सेक्शन 19A के अंदर एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सेक्शन 19A के अंदर इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन में क्या होता है, उस इलस्ट्रेशन के फैक्ट्स बताऊंगा, प्रिंसिपल आप जाके घर देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है सर, एक किसान होता है, वो किसी क्रेडिट सेठ जी से क्या करता है, क्रेडिट नोट लेता है 100 रुपए का। ठीक है, वो बाद में ऐसे कह देता है कि यार, बाद में जाके ऐसे बोलता था कि सर ये जो मेरे से क्रेडिट नोट लिया गया, ये अंडर इन्फ्लुएंस या कोर्जन, मिस्टेक, मिसइंटरप्रिटेशन उससे इंस्पायर्ड था, तो मैं इसको फुलफिल नहीं करता। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपने, वॉइड और वॉइडेबल, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक किसान है, इसका नाम है हरिया रख देता हूं, ठीक है ना। हरिया किसान ने क्या सर, सेठ जी, एक सेठ जी है, इनसे 100 रुपए का एक बॉन्ड लिया था। बाद में हरिया किसान बोलता है कि ये जो मेरे से बॉन्ड जो लिया गया, ये मेरे को कोई भी, मतलब उसकी कंसेंट जो थी, उसकी जो सहमति, उसकी सम्मति नहीं थी उसके ऊपर, फ्री कंसेंट से नहीं था। ठीक है, ये करके बोलता है कि ये बॉन्ड जो है इसको मैं कैंसिल करता हूं। अगर आप प्रिंसिपल्स देखोगे तो इसके पास में पावर है, क्योंकि ये जब भी कोई कंसेंट इफेक्ट होती है तो वो चीज क्या होती है, वॉइडेबल, शून्य करनी है। हमने पढ़ा है बेसिक सिद्धांत, मैं ज्यादा आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा, मैं जस्ट आपको इक्विटी समझा रहा हूँ। शून्य करनी होता है, शून्य करने का मतलब क्या, कि अगर किसान चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा दे, और चाहे तो वॉइडेबल कर दे, चाहे तो वैलिड कर दे। मतलब या तो शून्य कर ले या फिर उसको वैध मान के अपना काम चला ले, दो ही उसके पास ऑप्शन थे। हरिया किसान बोल रहा है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो अगर ये वॉइड हो जाएगा तो 100 रुपए भी गए। वहीं पे इक्विटी क्या बोलता है, देखिए जैसे इसको शून्य कर दिया तो भैया किसान के पास तो रह गए ना पैसे 100 रुपए, क्योंकि सेठ जी को वापस तो दे अपने 100 रुपए, फिर करना वॉइड। बात समझ में आ रही है? इक्विटी ये कहती है कि किसी भी पार्टी के साथ अहित नहीं होना चाहिए, किसी भी पक्षकार के साथ में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये इक्विटी है।
मतलब आप किसी भी पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं दोगे। जैसे मेरा वाला एग्जांपल ही ले लीजिए आप। इस ये अभिथान लॉ अकेडमी थी, एक आर नाम के बच्चे की फीस पेंडिंग होती है, इसके ऊपर 50,000 का मैं एक सूट फाइल कर करा देता हूँ बीइंग ए प्रोप्राइटर। मैंने कहा चलो ठीक है, सूट फाइल करो उसके खिलाफ। तो आर अपनी तरफ से सेट ऑफ लेता है कि सर अभ्युत्थान के मैनेजमेंट ने मेरे को टूटी कुर्सी पे बिठाया, इस वजह से मेरे को चोट लग गई, और इसने सेट ऑफ मांग लिया कितने रुपए का, 20,000 का। तो ये भी तो एक इक्विटेबल सेट ऑफ है। क्या यहाँ पे मनी है? जरूरी नहीं ना मनी। आप देखो, एक सेट ऑफ के लिए तो मनी चाहिए, इधर भी मनी आ रही है उधर भी मनी आ रही है, दोनों तरफ असर्टेन सम ऑफ अमाउंट होना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट है? ये इक्विटेबल सेट ऑफ है। मतलब किसी भी पक्षकार को बहुत ज्यादा उससे हितों से बढ़कर उसके हाथों में कुछ चीज नहीं सौंपना। आप किसी पार्टी को एनरिच नहीं कर सकते, उसी पार्टी को सब कुछ मिल रहा है। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, किसी भी पार्टी को आप सब कुछ नहीं दे देंगे। वो इलस्ट्रेशन था हमने जो अभी मैं आपको बता रहा था, इस इलस्ट्रेशन में भैया हरिया किसान चाहे तो करवा दे वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेठ जी के 100 रुपए तो दे दे वापस। चलो ठीक है, कंसेंट कंसेंट जो थी, मान लिया तेरी कंसेंट, कंसेंट किसी भी चीज फ्री कंसेंट नहीं थी यहाँ पे मुक्त सम्मति नहीं थी, मान लिया, आपकी बात मान ली, समझ में आ गई बात, लेकिन 100 रुपए तो वापस देने पड़ेंगे ना। और जब एसआरए पढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे अच्छे से। एक नया बैच अपना स्टार्ट होने वाला है, अपना एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 6 जनवरी। ये इवनिंग बैच होगा, जैसे अपना फाउंडेशन मॉर्निंग चल रहा था, अब फाउंडेशन इवनिंग भी चलेगा, 2 बैच चलेंगे। और बीच में कभी कोई भी वैकेंसी आएगी तो बीच में मैं 3-4 घंटे का गैप रखूंगा। उससे क्या होगा कि जैसे कोई वैकेंसी आ गई, जैसे जेलो आ गया तो हम जेलो का एक एक्स्ट्रा बैच चला दिया, जैसे आरजेस आ गई तो आरजेस का क्रेज टारगेट अपना यही कि एग्जाम निकालना है, नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहा है उसको हमें क्रैक करना है बाई एनी हाउ। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वही रहेगी 15 मंथ्स। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उसके अलावा अलग सब्जेक्ट्स वहां चलेंगे। जो बच्चे मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास लेना चाहते हैं वो परमिशन लेके बैठिए ऊपर, किसी को मना नहीं है। क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो क्लासेस विल गो गेट ओवर सून। जैसे 15 महीने का कोर्स है, 15 महीने का कोर्स है आपका कोर्स, अगर आपने मॉर्निंग इवनिंग लग के क्लासेस ले ली तो 9 महीने में आप पूरा कोर्स, 9 महीने में कोर्स खत्म कर दोगे आप 15 महीने का। बस सिर्फ उस लेकिन ये जो 9 महीने होंगे, 9-10 महीने, इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ को क्लासेस ही लेनी है, तो कोई समय नहीं है। क्योंकि एक बार अगर आपने पूरी क्लासेस ले ली और आपने नोट्स बने अच्छे से, आपके प्रॉपरली आपके नोट्स बने हुए हैं, तो आप फिर एग्जाम निकाल सकते हो। वो एग्जाम आपके सामने आएगा, उसको आप करेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो देयर इज ए न्यू बैच which would likely to take place at on from 6 जनवरी। 6 जनवरी से नया बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इट वुड बी ए पैरेलल बैच, मॉर्निंग के साथ ही इवनिंग वाला बैच भी होगा। जो बच्चा चाहे इवनिंग में आना तो इवनिंग में भी आ सकता है, जो बच्चा पढ़ना चाहे। जो किसी बच्चे को लगता है सर अभी तो मैं अपने कॉलेज के इसी पार्ट में हूँ, अभी तो मेरे को पास आउट होने में 1.5-2 साल लगेंगे, तो अपने मॉर्निंग क्लास लीजिए। किसी को कंपल्शन नहीं है, जिसको जहाँ पे क्लास लेनी लीजिए। बस प्लीज जब भी क्लास लें इन्फॉर्म कर देना मैनेजमेंट को। सो अकॉर्डिंगली आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो तो हम आपको एक्सक्लूड कर दें फ्रॉम द अदर थिंग्स। ठीक है, तो मुझे लगता है इक्विटेबल सेटअप समझ में आ गया होगा। क्या होता है इक्विटी? देयर इज ए फेमस पेंटिंग। एक पेंटिंग ऐसी है कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है, और वो पेंटिंग ऐसी है कि यहाँ पे एक डब्बा पड़ा है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा होकर 2 डब्बों पे देख रहा है। यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई इक्विटी नहीं है, जैसे यहाँ पे मैच चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई इक्विटी नहीं है। अगर आपको इसको इक्विटी बनाना है तो इक्विटी कैसे बनाओगे, इसको साम्यपूर्ण कैसे बनाएंगे आप? सवाल ये है। जस्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो बुक्स में लिखा हुआ है वो जस्टिस किया। जस्टिस वो है कि पार्टीज को कुछ तो मिले। पार्टी कोर्ट अप्रोच कर रही है, कोई भी पार्टी कोर्ट में अप्रोच किया, किसी पार्टी ने बोला कि कोई राइट्स इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं पार्टी के, कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कोई चीज आपको दिख रही है कि डिफेंडेंट ने भी कुछ गलती करी है या प्लेंटिफ की भी फॉल्ट है, ऑल्दो प्लेंटिफ केस जीत रहा है लेकिन आपको लगता है कि प्लेंटिफ की भी फॉल्ट है,
जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं आपको ये डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल पे वापस लेके आऊंगा, मुझे रिमाइंड करा देना। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बच्चा जो है उसको ऑलरेडी कितने स्टूल मिले हुए हैं, 2 स्टूल। जो बेचारा कम हाइट उसको 1 स्टूल मिला हुआ है, और जिसकी हाइट ही नहीं है उसको, अगर आप यहाँ पे इक्विटी लिखना चाहते हैं तो इक्विटी कैसे लेके आएंगे? जो भाई सबसे लंबा है उसको, जिसको स्टूल की कोई नीड ही नहीं है, वो तो सीधा भी खड़ा हो सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मिलेगा कितने स्टूल? जिसकी हाइट कम है उसको मिले 1 स्टूल। ऐसे जाके इक्विटी को फॉलो किया जाता है। जैसे हम बहुत सारे केसेस, सिविल केसेस में इक्विटी फॉलो होती, क्रिमिनल केसेस में कोई इक्विटी नहीं है, पहली बात यह। स्टॉपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। स्टॉपल क्या है? एक केस है बनवारीलाल सुखदर्शन। इस बार स्टॉपल के बहुत अच्छा केस आया आरजेएस के प्री में, बहुत अच्छा सवाल था आरजेएस के प्री में। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा। हम आएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्टॉपल के ऊपर, विबंध के ऊपर, तब हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल देखिए आप इक्विटी का, जैसे मान लीजिए एक आदमी अपने घर में पीसफुली यहाँ पे रहता है, ठीक है। इस आदमी का नाम है ए, ठीक है। क्या नाम है इसका? ए। एक आता है और इसको घर से बेदखल कर देता है, ठीक है। ए के पास में कोई लीगल कागज नहीं है इस घर के, और नहीं एक्स के पास है, लेकिन सभी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कागज दोनों के पास ही नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो इस घर के अंदर कौन आ गया है सर? एक्स। अरे कब्जा कर लिया ना, एक्स आ गया है। अब ए ने क्या किया सर? वापस से ए ने वापस से और 10 लोगों को लेके आया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अब जैसे ही इसको बाहर फेंका तो अब करंट पोजीशन क्या है? करंट पोजीशन फिर से यही हो गई, वापस ए आ गया। तो जैसे ही ए आया अंदर तो एक्स चला गया कोर्ट में केस फाइल करने, बोला कि मेरी यहाँ पे क्या थी सर? मेरी यहाँ पे सेटल्ड पोजीशन थी, मेरा यहाँ पे स्थायी कब्जा था। ये बोलेगा जाके, सबसे पहले क्या बोलेगा कि आए हो सेटल्ड पोजीशन, मेरा मेरा भाई यहाँ पे स्थायी कब्जा था, मैं तो यहाँ पे बहुत टाइम से रुका हुआ था। बात समझ में आ रही है? अब ये बोल रहे हैं सर मेरा यहाँ पे सेटल्ड पोजीशन है मेरी यहाँ पे। अगर आप इक्विटी को समझेंगे तो अगर आप कोर्ट होंगे और आप कोर्ट से अगर थ्रू देखेंगे, अगर ए साबित कर देता है कि सर मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ एंड ही हैज डिसपोजेस्ड मी, सो डू आई, मतलब इसने मेरे को डिसपोजेस किया, इसने मेरे को बेकब्जा किया, तो मैंने भी इसको बेकब्जा कर दिया। कोर्ट में आके अगर वो ये बोलता है तो इक्विटी इसके फेवर में जाएगी। सबसे लॉन्ग पोजीशन किसने शो करी है रहने की? ए ने। तो ये इक्विटी होती है। कोर्ट को पता है दोनों ही गलत है, लेकिन ज्यादा गलत कौन है? किसी पार्टी को कुछ तो दे। हम देखो जज बन के जस्टिस करो या वकील बन के तुम जस्टिस दिलाओ सोसाइटी में, लेकिन हमेशा इक्विटी को फॉलो करो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी है जो बेचारी हमेशा पे कर रही है, हमेशा हर चीज दे रही है, अल्टीमेटली सफर भी उसी पार्टी को करना है। बात समझ में आई? और हमारे बहुत सारे प्रोविजन इस पे हैं। जैसे देयर इज ए प्रोविजन इन टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान है। उसमें क्या होता है? रेंट बोनाफाइडी। अगर आपने किराया दे दिया है, सद्भाव पूर्वक कोई भी आपने भाड़ा जमा करा दिया है, तो आपको उससे नहीं लिया जाएगा। जैसे हम इसमें भी देखते हैं इंप्रूवमेंट पढ़ा ना हमने मीन प्रॉफिट के अंदर, अंतकालीन लाभ के अंदर पढ़ा ना हमने कि भाई अगर आपने कोई भी चीज का इंप्रूवमेंट किया है अंतकालीन लाभ में, उसको उसको अलग से काउंट करो। ये सब क्या है? ये सब इक्विटी पर तो आधारित है। तो सेट ऑफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सेट ऑफ सिर्फ ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर ही है। जहां पे इसने अन्यथा लिख दिया ना, अदरवाइज ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3 के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है अन्यथा, अन्यथा भी न्यायालय दे सकता है। तो अन्यथा का मतलब ये होता है कि कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो कोर्ट दे सकता है, नो वन कैन स्टॉप देम। कोई पार्टी चाहे तो इक्विटेबल सेट ऑफ भी क्लेम कर सकती है और कोर्ट भी दे सकता है। तो यही बात किसने बोली है सर? यही बात बोली है करमचंद थापर भाई साहब ने। उस केस में बोला ना करमचंद थापर के अंदर, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर के अंदर तो इक्विटेबल सेट ऑफ को लेकर गाइडलाइंस दी है। मैंने 2-3 गाइडलाइंस आपको लिखा दी। इसका सवाल आ सकता है आरजेएस 2024 2026 25 26 जब भी आएगा तो ये सवाल आ सकता है, क्योंकि इक्विटेबल सेट ऑफ अभी तक नहीं पूछा गया है, बट इन फ्यूचर दे कैन आस्क इट। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितनी कितनी गाइडलाइन सिखा दी थी मैंने इसमें? 2? कितनी गाइडलाइन सिखवाई थी मैंने इसमें? 2 हुई थी शायद।
तीसरी लिखिए, तीसरी लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए। द इक्विटेबल सेट ऑफ द इक्विटेबल सेट ऑफ द इक्विटेबल सेट ऑफ कैन बी फोर द इक्विटेबल सेट ऑफ कैन बी फोर can be for either either a certain amount either a certain amount or either a certain amount or uncertain amount either a certain amount or uncertain amount or uncertain amount। साम्यपूर्ण मुद्रा, साम्यपूर्ण मुद्रा, साम्यपूर्ण मुद्रा, साम्यपूर्ण मुद्रा, अभिनिश्चित राशि, अभिनिश्चित राशि, अभिनिश्चित राशि या अनअभिनिश्चित राशि के लिए भी हो सकता है, या अनअभिनिश्चित राशि के लिए भी हो सकता है। अभिनिश्चित राशि या अनअभिनिश्चित राशि के लिए भी हो सकता है, या अनअभिनिश्चित राशि के लिए भी हो सकता है, अनअभिनिश्चित राशि के लिए भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए प्लीज। इट इज एसेंशियल फॉर द इक्विटेबल सेट ऑफ दैट, इट इज एसेंशियल फॉर द इक्विटेबल सेट ऑफ, it is essential for the equitable set of that, it is essential for the equitable set of that। साम्यपूर्ण मुद्रे के लिए ये आवश्यक है कि, साम्यपूर्ण मुद्रे के लिए आवश्यक है कि, साम्यपूर्ण मुद्रे के लिए आवश्यक है कि ऐसा मुद्रा, ऐसा मुद्रा उसी समव्यवहार से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा मुद्रा उसी समव्यवहार से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा मुद्रा उसी समव्यवहार से उत्पन्न हुआ हो। That the two claims should have been arisen from, the two claims should have been arisen from, should have been arisen from, the two claims should have been arisen from the same transaction, from the same transaction, from the same transaction, from the same transaction। जैसे आप देखिए ये ट्रांजेक्शन सेम है ना सब। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फीस बाकी है बच्चे की 50,000 रुपए मैंने उससे मांगे, 50,000 रुपए के लिए शूट फाइल कर दिया। दूसरे बच्चे ने भी, दूसरे बच्चे को, ये जो बच्चा था आर, इस आर को मेरे मैनेजमेंट ने एक टूटी कुर्सी पे बिठाया, उस टूटी कुर्सी को बिठाने की वजह से उस बेचारे की चोट लग गई, और चोट लगी तो उसने सेट ऑफ में 20,000 रुपए मांगे। आप क्या ये बच्चा पैसे का ट्रांजेक्शन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन तो सेम ही है। जब कोचिंग में पढ़ रहा है वो बच्चा, तो उसी एक ही तो ट्रांजेक्शन हुआ है दोनों के बीच में। तो हम इसकी बात करें इक्विटेबल सेट ऑफ के अंदर। देन इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is a part of equitable set of, and equitable set of are also recognized as a part of judicial remedy। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि equitable set of यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। Now we would start from, we would like to start from, एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें। 5 पॉइंट हो गए ना, 4 हुए ना, एक और पॉइंट लिखिए। 5वां पॉइंट होगा ना, criminal relief cannot claim as legal or equitable set of, criminal relief cannot claimed as legal or equitable set of। दांडिक अनुतोष के रूप में, दांडिक अनुतोष के रूप में न तो विधिक और न ही साम्यपूर्ण मुद्रा का दावा किया जा सकता है। दांडिक अनुतोष के रूप में न तो विधिक और न ही साम्यपूर्ण मुजरे के अनुतोष का दावा किया जा सकता है, मुजरे के अनुतोष का दावा किया जा सकता है। क्रिमिनल रिलीफ कैन नॉट बी क्लेम्ड एज लीगल और इक्विटेबल सेट ऑफ।